मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैरिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाजिर हैं कि इस देश में, इस राष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में एक एक नागरिक की भागीदारी हमेशा रही है। इस चीज को याद रखें, देश आपका है। राष्ट्र निर्माण में देश के एक एक नागरिक की भागीदारी हमेशा से रही है। मित्रों, एक नागरिक की नहीं, केवल एक नेता की गारंटी पर राष्ट्र निर्माण का दिव्य सपना दिखाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम भारतवासी निर्मल निश्चल मन स्वभाव के होते हैं। परिणाम होता है कि हमारी निश्चलता और सहजता को जो चाहे कोई भी आसानी से बरगला लेता है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है। और हम 5 वर्ष तक स्वयं को कोसते रहते हैं, अरे यार इन्हें वोट नहीं देते तो ये काम हो जाता है। इस तरह की सिर्फ चर्चाएं रह जाती हैं कि कैसे हमारे चयन में भूल ना होती तो देश के लिए व्यक्तिगत गारंटी का क्या मतलब। वैसे तो अपने ग्रंथ संविधान मापदंडों और पर चलता है, जिसमें उपेक्षित करके अपनी व्यक्तिगत गारंटी देना निश्चित रूप से समाज को दिग्भ्रमित करने के समान ही माना जा सकता है। मित्रों, इस चीज को याद रखें। आजाद भारत में आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने सीना ठोककर व्यक्तिगत गारंटी देने की बात नहीं कही, क्योंकि वह सामूहिक कोशिश को सर्वोपरि मानते थे और हो सर्वदा उचित भी है। लेकिन आज चाहे संसद हो या फिर विपक्ष नेतागण, चुनाव सभा में हर जगह एक ही बात कही जाती है कि गारंटी है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जो देश की जनता ने अपार प्यार दिया, उनके भाषणों की चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि अपनी ओजस्वी बातों से समाज को प्रभावित करने की कला में वह इस कदर पारंगत है कि एक समय में वह माना जाने लगा था कि देश के लिए बात करने वाले इनसे मजबूत राजनेता आज तक नहीं मिला था। उनके भाषण में वह सब होता था जिसमें समाज की हर पीड़ा झलकती थी और वह समाज को इन पीड़ाओं से उभारने का दिव्य सपने भी जमकर दिखाया करते थे। ऐसे में हर कोई एक नई किरण के उगने की उम्मीद में रहते थे और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजना बताकर कहते थे कि इससे पूरे देश बदल जाएगा, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मित्रों, चाहे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे समाज को आर्थिक रूप से संपन्न करने की बात हो या देश में अन्नदाताओं के कल्याण की बात हो, उनके भाषणों में देश के लिए एक संदेश था कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपको पड़ोसी देशों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, सभी देशों से हमारा संबंध सहज होगा, जिससे देश के विकास को बल मिलेगा और देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उनका दावा तो यहां तक होता था कि ना खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा, देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। उनका दावा तो यहां तक होता था कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, देश भ्रष्टाचारियों से मुक्त होगा। ऐसे में देश में एक नए परिवर्तन की उम्मीद बनने लगी थी। देश को
जनता को पहली बार ऐसा लगने लगा था कि कोई विकास पुरुष देश का भला करने आया है, लेकिन उनका भ्रम कुछ दिन में ही टूटने लगा। पहले विश्वास उसे दिन डगमगाया जिस दिन नोटबंदी की घोषणा की गई। लोगों की गाड़ी कमाई से रखा गया सारा धन बेकार हो गया दोस्त। इस पर ही उनके द्वारा विदेश में इनकी हंसी उड़ाई गई कि लोग अपनी बेटियों को शादी में करने के लिए जो धन का उपयोग करना चाहते थे, उनके उन प्रयासों को उन्होंने नोटबंदी करके ठिकाने लगा दिया। जनता का विश्वास जब डगमगा गया, देश की सरकारी संपत्तियों को सरेआम कानून में बदलाव करके कुछ ही व्यापारी मित्रों को दिया जाने लगा। यह ठीक देश के उद्योगपतियों को बिना ही नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन जिसके बाद कुछ उद्योगपतियों ने देश का सरकारी धन लेकर विदेश बैठ गए, जिन्हें हम आज तक अपने देश वापस न ला सके। विपक्षी और विशेषकर कांग्रेस द्वारा यही आरोप सत्तारूढ़ दल और नेतृत्व पर लगाया जा रहा है कि सैकड़ों गरीब सरकार द्वारा कर्ज माफ न करने की स्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं मित्रों, और आप वहीं सत्तारूढ़ के निकटतम उद्योगपति भारतीय बैंक को शपथ लगाकर देश छोड़कर भाग रहे हैं। अफसोस तो तब और होता है जब उनके द्वारा अपनी भूल पर देश से माफी मांगने के बजाय विपक्षी दलों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ दिए जाते हैं। अब तक 18वीं लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, तब भी सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के लिए शब्दारूपी अग्निबाण चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि सच लिखने वाले पत्रकार भी बख्शे नहीं जा रहे हैं और गोदी मीडिया उनकी गोदी में खेल रहा है। उन पर एफआईआर दर्ज कराए जा रही हैं। प्रधानमंत्री जिस प्रकार अपने भाषणों में कांग्रेस और विशेष राहुल गांधी और उनके परिवार पर सीधा आक्रमण कर रहे हैं, उन पर तो विपक्ष साफ साफ कहने लगा कि यह तो हार की बौखलाहट है। जो भी हो वह देश की जनता द्वारा किए गए मतदान के परिणाम के तौर पर 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी में इस तरह की कड़वाहट कभी देखने को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री कहते हैं शहजादे बोल रहे हैं कि मनोवादी की भाषा भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। लोग हजारों करोड़ों के घोटाले में जेल के चक्कर काट रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली और मनोवादी भाषा है। कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। जो कारोबारी पैसा नहीं देते उन पर उनके नेता हमला करते हैं। कहां पहले इसी भाजपा की सरकार ने यह नारा दिया था कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, लेकिन अब क्या स्थिति हो गई कि प्रधानमंत्री सहित उनके सभी नेता केवल कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम पर अभियान चला रहे हैं। सत्तारूढ़ के ऐसे भाषणों और विचारों को सुनकर जनता अजीब हो चुकी है और उनकी धारणा बनती जा रही है सरकार बदलने की। इन्हीं सब कारणों से पूरा सत्तारूढ़ दल ही विचलित सा हो गया है, जिससे उनके स्वर तीखे ही नहीं बल्कि कटु और स्तरहीन होते जा रहे हैं और वे असंवैधानिक तर्क देने पर उतारू हो गए हैं। जो भी हो, जनता मतदान करती है जो बिल्कुल गुप्त होते हैं। परिणाम से पहले एक कयास ही कोई माहौल देखकर लगा सकता है, लेकिन यह भविष्यवाणी कितनी सही और गलत है यह तो उन परिणामों पर निर्भर करेगा जो 4 जून को सामने आएगा। इधर विपक्षी इंडिया गठबंधन 6 चरणों के आधार पर यह मान चुका है कि अगली सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री अपने को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष मानते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इजरार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से
भाषण देते हुए और कई मीडिया चैनलों पर अपने साक्षात में स्पष्ट कह चुके हैं कि तीसरी बार भी उनके नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से देश की जनता को वर्तमान सरकार को बरकरार रखने के लिए अथवा वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाकर गठबंधन की सरकार को मौका देने के लिए मतदान केंद्र पर ही जाकर करना होगा, अन्यथा पर बैठकर की जाने वाली कयासबाजी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सरकार के गुण दोष पर कोई भी विश्लेषण कर सकता है जब वह देश के निर्माण में मतदान करके उनका भागीदार बनता है। इसलिए मतदान जरूर कीजिए। सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं पर होने वाले बहस में भागीदारी भी बनिए, तभी मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।